नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। प्रदेश की धामी सरकार नौकरी का पिटारा खोल रही है। 4,400 पदों पर इसी महीने में भर्ती होगी, तो वहीं 16,000 से ज्यादा युवाओं को धामी सरकार ने अब तक रिकॉर्ड तोड़ नौकरी दे चुकी है। आयोग 11 विभागों में रिक्त पदों के लिए 15 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। पुलिस, वन आरक्षी समेत इंटर और स्नातक स्तरीय पदों पर नौकरी दी जाएगी। आयोग आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने के शेड्यूल बनाने में जुटा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का फैसला लिया है। राज्य में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में पुष्कर सिंह धामी सरकार सबसे धाकड़ साबित हो रही है। यह आंकड़ा राज्य बनने के 23 साल में किसी सरकार में युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी मिलने में सबसे बड़ा है। नौकरी में पारदर्शिता रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इसमें पुलिस दरोगा समेत शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में धामी सरकार ने राज्य के करीब 11 विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का सिलसिला जारी रखने का अहम फैसला लिया है। खबरों बढ़ते आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग भी हिमालय के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हिमालय दिवस के कार्यक्रम में सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो भी लोग आज हिमालय के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग एक बहुत ही नेक कार्य के लिए लगे हुए हैं। और ये नेक कार्य केवल आज के लिए नहीं है। कई बार जब हम सोचते हैं, इस बार हम लोगों ने जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे और सारा एक हम लोगों ने रिजुनेशन का एक बोर्ड यहाँ पर बनाया है। हमारे पुराने नौले, धारे और ऐसे स्रोत, गधेरे जो सूख गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उन सबको फिर से हम रिचार्ज कैसे करें। तो उसके शुरुआती कार्यक्रम में हम लोगों ने सोंग नदी पर डोईवाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था। और उस कार्यक्रम में ऐसे ही मेरे मन में अनायासी बात आई, वहीं पर कार्यक्रम में बैठे बैठे, और मैंने कहा कि ये जितना इस बार टेम्परेचर हो रहा है देहरादून में, क्या पिछले साल इतना टेम्परेचर था? आप लोग भी बताइए, पिछले साल मेरे ख्याल से इतना टेम्परेचर नहीं था, है? इस साल बहुत ज्यादा था। और चूंकि मुझे उस समय इसलिए कम लग रहा था कि मैं लोकसभा चुनाव के संबंध में देश भर के अनेक स्थानों पर गया और बहुत सारी जगह पर मुझे 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रहने का अनुभव पहली बार हुआ खुली धूप में। तो मुझे कम लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहां पूछा। अब आप सोचिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर अब पहुंच गया है और देहरादून में भी 40, 42, 44 तक, यहाँ पर 44, 45 तक भी आप सब लोगों ने सामान्य रूप से इसको आप लोगों ने देखा। अगर ये इसी गति से बढ़ता रहा तो आप सोचिए कि आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में अगर ये बढ़ते बढ़ते 60 पर पहुंच गया तो क्या जनजीवन बचेगा? क्या हम अपने आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम विरासत में क्या देकर जा रहे हैं? बहुत बार लगता है, जैसे अभी हम आपदा की बात करते हैं, पिछले साल हमने अनेक आपदाएं, हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करते हैं। हम कभी ऋणी की आपदा देखते हैं, कभी केदारनाथ की आपदा, इस बार फिर केदार घाटी में आपदा, हमारे घनसाली क्षेत्र में आपदा, 3-3, 4 जगह मैं स्वयं गया, गुत्तू गया, घनसाली गया, और तीसरी जगह कौन सी थी किशोर भाई साहब? तो 3 जगह पर आई थी ना आपदा। घनसाली में 2 जगह नहीं, मैं तीनों जगह गया था।
बुढ़ा केदार, बल्कि आप विधानसभा सत्र हाँ बुढ़ा केदार क्षेत्र में। और अभी बरनावत पर्वत में भी थोड़ा उसी प्रकार के साइन, धारचूला में देखे तो एल धारा में, उसके आसपास दारमा घाटी, ब्यास घाटी, उन सभी घाटियों में किसी न किसी रूप में, किसी साल अतिवृष्टि के रूप में, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में, इन आपदाओं का हमको सामना करना पड़ता है। पिछले साल हम जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा हमने पूरे वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हम लोगों ने किया था, और उस तारीख का नाम मुझे याद है, 29 नवंबर 28 नवंबर 2023। तो उसी दिन जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और उसी दिन सिलकारा टनल में फंसे हुए हमारे 41 जो हमारे श्रमिक भाई थे वो सकुशल बाहर निकले। इसलिए मैं वो दिन तो कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे जीवन का जो है एक ऐसा अध्याय था कि जिस समय में मैं वहाँ काम करता था, या मैं 17 दिन तक लगातार वहाँ रहा, तो उस समय में मुझे बहुत बार ऐसा लगता है अनिल प्रकाश जोशी जी मेरी बहुत चिंता करते हैं। कभी भी ये देखते हैं मैं 2 दिन से वायरल फीवर हो गया मुझे, तो इनको चिंता हुई होगी कि मुझे लग रहा है कि अत्यधिक जो है मैं ज़्यादा वायरल में हूँ, या ज़्यादा मेरा टेम्परेचर हो गया। मैंने मोबाइल 2 दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था थोड़ा। तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार दुगडा राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया है। मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही सांसद बलूनी ने कहा कि विभाग जल्द ही क्षतिग्रस्त जगह के लिए कोई अस्थायी प्रस्ताव भी दे, और रोकथाम के लिए जितने भी विकल्प है सभी के प्रस्ताव के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। आपको बता दें कि भारी बारिश में कई दिनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था, और अब कोटद्वार में निरीक्षण पर सांसद अनिल बलूनी निकले हैं और कई सख्त निर्देश दिए गए। लैंडस्लाइड हुआ है और और बहुत भारी नुकसान है, और कुछ नए ऐसे पॉइंट बने हैं जिससे कि लगातार मलबा आ रहा है। डेप्यूटी अधिकारी को सरकार ने निरीक्षण किया है और 3 तारीख शुरू देखा है। इस तरह के इसे बताई है सब पे कार्रवाई भी करनी। मैंने कहा कि सारे चीजें जो भारत सरकार के इन्वेस्टर्स की आवश्यकता है तो सब मुझे बताइए, तुरंत बहुत कम समय के अंदर सारा भर्ती हो जाएगा, परसों काम भी प्रारंभ करेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले के कानून व्यवस्था को लेकर मौन उपवास के बाद पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की ये पैदल यात्रा चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक निकलेगी। हरीश रावत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है। रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना भी हुई। अभी तक भी पुलिस डकैती में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि 11 सितंबर की शाम तक पुलिस डकैतों को पकड़ने में और माल बरामद नहीं करती है तो ये पैदल यात्रा और भी भयावह रूप ले सकती है। तो मौन उपवास के बाद अब पद यात्रा करते हुए हरीश रावत नजर आएंगे। यहाँ तक नौबत है, आज व्यापारी हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए, तो डकैत नहीं पकड़े गए, और डकैतों की हिम्मत देखिए, मतलब अटेंशन श्री जोशी, उनकी हिम्मत देखिए कि वो नकाब पहन के भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे गंज, क्या हमारे यहाँ घूमने लायक जगह कौन सी मानी जाती है यहाँ देहरादून में? नहीं,
गांधी पार्क में टहलने। लखनऊ में गंजिंग कहते। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत करेंगे। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा है कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया नहीं, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मसला क्यों ही ना हो। ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। तो प्रदेश प्रवक्ता ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। इधर को आ जाओ। नगर निगम के बारे में कोई भी निर्णय जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। ने ये तंज कसा है पदयात्रा को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखने के बाद अब विपक्ष राज्य सरकार को लेकर हमलावर हो चला है और कानून व्यवस्था को लेकर अब हरीश रावत पदयात्रा पर निकलने वाले। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितना कुछ खास रहेगा और कांग्रेस का इससे क्या प्रभाव जाएगा जनता के बीच? ये कह सकते हैं कि हरिद्वार जनपद में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो ऐलान किया गया कि 12 सितंबर को उनके द्वारा हरिद्वार में पैदल मार्च किया जाएगा। हरिद्वार जनपद में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उस व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का ये पैदल मार्च यहाँ पर होगा और उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से शामिल होने का आह्वान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री का ये पैदल मार्च लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा और इस दौरान सीधे तौर पर उनकी तरफ से राज्य की जो सत्तासीन सरकार है उसके खिलाफ हल्ला बोलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई इस तरीके के अपने राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई होती है उसको लेकर उनका ये प्रोग्राम, ये कह सकते हैं कि हरिद्वार जनपद में भाजपा के लिए और आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय पंचायत चुनाव वहां पर होने हैं। ऐसे में हरिद्वार जनपद में इसी प्रकार से अगर विपक्ष अपने राजनीतिक कार्यक्रम करता रहा तो फिर सत्ताधारी दल के लिए ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति वहां पर बन सकती है। और लगातार अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है उस ग्राफ से सरकार चिंतित है, पुलिस प्रशासन चिंतित है और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने का काम यहाँ पर कर रहा है। और यही वजह कि अब इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में पैदल मार्च और मौन उपवास करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। उनकी तरफ से पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर एक चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि अगर 11 सितंबर तक अपराधी पकड़े नहीं जाते जिनके द्वारा दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम वहाँ पर दिया गया, अगर उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रहती है तो फिर 12 सितंबर को उनके द्वारा पैदल मार्च वहां पर किया जाएगा। इस पैदल मार्च में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की जाएगी, जनता को भी जोड़ने का काम किया जाएगा और जनता से भी पूछा जाएगा कि ऐसी सरकार, ऐसे प्रशासन के खिलाफ उनका अभी तक का जो खामोश प्रदर्शन है वो क्यों नहीं खुलकर बाहर आ पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इन सब चीजों को हमलावर होने का काम यहाँ पर कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। जी बिल्कुल अभय, दिन दहाड़े वो भी बिना नकाब के लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। किस तरीके से बदमाशों, अपराधियों का हौसला बुलंद हो रखा है और आखिर चूक कहां रह गई? प्रशासन क्यों इस तरीके से लचर हालत में है? बिल्कुल, अगर चूक की बात करते हैं तो पुलिस ने इस घटनाक्रम में कई ऐसे काम वहां पर किए हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि दोषी जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का काम पुलिस की तरफ से हुआ। सबसे पहले जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, यानी जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है उस पेट्रोलिंग को वहां पर और तेज बढ़ाना चाहिए था। दूसरे जो सीमावर्ती जो चौकियां थी जहां पर दूसरे राज्यों से एंट्री जो पॉइंट है वहां पर भी सघन चेकिंग वहां पर होनी चाहिए थी। और घटना की वारदात के बाद भी जिस तरीके से पुलिस का ढुलमुल रवैया वहां पर आया तो वो सीधे तौर पर पुलिस विभाग की कमियां जिनके चलते अपराधी अब तक उनकी गिरफ्त से बाहर नजर आ पा रहे हैं। और अभी भी ये कह सकता है कि इंटेलिजेंस का अपराधियों तक ना पहुंच पाना इस बात का प्रमाण है कि पुलिस विभाग का जो खुफिया तंत्र है वो भी लचरता साबित यहाँ पर हो रहा है। अपराधियों ने पूरे प्रदेश में कई ऐसी घटनाओं का अंजाम यहाँ पर देने का काम किया जो पुलिस प्रशासन के सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है।
हरिद्वार की ज्वेलरी शॉप पे दिन दहाड़े लूट होना भी उसी का एक प्रमाण यहाँ पर है। और कुछ इसी तरीके की घटना राजधानी देहरादून में भी हुई थी राज्य स्थापना दिवस के दिन, जब पुलिस मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम से अपराधियों की तरफ से लूटपाट वहां पर की गई थी। और उसमें भी अभी तक अपराधियों को पकड़ने के बाद भी किसी माल की बरामदगी ना होना, ये प्रमाण है कि पुलिस की जो कार्य व्यवस्था है वो सही रूप में आगे नहीं बढ़ पा रही है। और यही वजह है कि विपक्ष इन सब चीजों को लेकर हमलावर यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, अभय, अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखने के बाद विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं अब इस पदयात्रा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हरीश रावत की इस पदयात्रा पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने तंज कसा है और कहा है कि ये नौटंकी है, ये इनकी राजनीतिक नौटंकी है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से अब अपना बचाव करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार का बचाव करने की मुद्रा में बीजेपी के नेता लगातार बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके जो जुबानी हमले हैं वो और तेज यहाँ पर होने लगे हैं। और अब तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल के जो नेता हैं उनकी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मोर्चा खोलने का काम यहाँ पर किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसे ही हरिद्वार में पैदल मार्च का ऐलान किया था तो उनकी तरफ से साफ तौर पर बीजेपी नेताओं ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ और कार्य नहीं सूझ पा रहे, पर सरकार के जो विकास के काम है उनमें किसी तरीके का सहयोग विपक्षी दल यहाँ पर नहीं दे रहे, इसीलिए जनता को इन सब चीजों पर गुमराह करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। सत्ताधारी दल ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा, भाजपा के नेताओं ने, कि पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीतिक स्टंट यहाँ पर कर रहे हैं और 1 किलोमीटर का उनका पैदल मार्च इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में फिर से राजनीति या फिर सत्ता में आने की इच्छा उनसे प्रबल हो रही है, चुनाव लड़ने की इच्छा हो रही है, जबकि राज्य की जनता पहले ही कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, अब एक मुद्दा मिल गया है विपक्ष को और अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। बहुत शुक्रिया भाई इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो हरीश रावत मीडिया में छाए रहने की आदत है, ये आरोप लगाया है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे। हरिद्वार के नए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेसिक तथा माध्यमिक जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अशोक वैद, प्रधान सहायक दीपक सैनी, ड्राइवर मनवर सिंह नेगी समेत कई अधिकारी गायब मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव जैसी ही करारी शिकस्त मिलेगी। कांग्रेस ने कहा कि केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से भाजपा ने नियमों का उल्लंघन किया है, विकास के कामों में स्थानीय जनता की अपेक्षा की है, उस क्षेत्र की जनता नाराज है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए, केदारनाथ की जनता इस समय किसी भी मंत्री संतरी को सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि केदारनाथ जनता के साथ जो आपने किया, केदारनाथ धाम के साथ जो आपने कुठाराघात किया, वो केदारनाथ की जनता अब आपको सबक सिखाना चाहती है, उसका बदला लेना चाहती है। प्रमुख रूप से आपको बताऊं, आपने केदारनाथ के साथ क्या किया। सबसे पहले आपने देवस्थानम बोर्ड गठित करके वहां के पंडा पुरोहितों को 3 साल तक नाक रगड़ने को मजबूर किया। फिर आपने वहां लाइट एंड साउंड प्रोग्राम रख दिया जो शिव को, महात्म को कम करने वाला था, शिव को बौना दिखाने वाला था। किसी तरह से वो कार्यक्रम टल गया। उसके बाद आपने जो है वहां QR कोड
कंट्रोवर्सी कर दी। वहां आपने क्यूआर कोड लगा दिया और उसके माध्यम से आप चंदा लेते रहे, पहले आप नकारते रहे, बाद में आपने मान लिया कि वो क्यूआर कोड आपने लगाया, वो चंदा कहां गया, किसके खाते में गया, आज भी पता नहीं है। उसके अलावा वहां 228 किलो सोना चोरी होने का प्रकरण हो गया। और अभी हाल ही में दिल्ली के बराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से एक प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास जो है, भूमि पूजन मुख्यमंत्री करके आ गए। वो भी उस दिन जिस दिन केदारनाथ की लोकप्रिय विधायक का निधन हो गया था, उसका शव लाया गया और उसका अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त मुनि में। उस दिन सीएम साहब जो है दिल्ली बौराड़ी में केदारनाथ धाम का भूमि पूजन कर रहे थे। 5 जवानों की शहादत हुई, उनका शव लाया गया, तभी भी इनका दिल नहीं पसीजा। तो कहीं ना कहीं छोटे मामले तो और भी बहुत है केदारनाथ को लेकर। वहां का तीर्थ पुरोहित समाज बार बार कई बातों से नाराज होता है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी ने जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम चलाया है। राजपुर विधानसभा के लूनिया मोहल्ला में आयोजित बैठकों में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी प्रदेश के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। आज पूरे देहरादून की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में कोई भी चीज नहीं रह गई। लेकिन इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, यह सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के लालच में यह विकास को भूल गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत आज हमने राजपुर विधानसभा के लूनिया मोहल्ला में हम लोगों ने एक मीटिंग करी। वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने संपर्क किया और क्षेत्र में लोगों से हम लोग मिले। जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया। पूरे शहर की स्थिति खराब है, पूरे नाले वहाँ पे चौक हैं और गंदगी का साम्राज्य लगा है। लेकिन प्रशासक यहाँ पे बैठा दिया गया। प्रशासक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि वो जिलाधिकारी होते हैं, हर किसी से मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आज लोगों में एक आक्रोश है, तो लोगों ने हमें समर्थन का भरोसा दिलाया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सके। हम देहरादून के पूरे 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ हम लोग मुखर होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। निश्चित तौर पर अगर देहरादून में कांग्रेस का मेयर बनता है और कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामियां हैं, जो उन्होंने काम नहीं किए हैं, वो कांग्रेस अपने शासन में काम करने का काम। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।